हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग अंतिम। आहिर ने अपर्णा से कहा, इनायत खुद को मेरी बीबी क्यों बोल रही थी? क्या सच में हमारी शादी हुई थी? मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर आपको तो सब पता होगा। और हाँ, फिर से झूठ मत बोलिएगा। आप बचपन से जानती हैं मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कहते हुए आहिर की आंखों में एक अजीब सी कठोरता उतर आई थी। उसका सवाल सुनकर अपर्णा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी आहिर ऐसा सवाल करेगा। उसने बात बदलते हुए कहा, आहिर, अभी आराम करो। तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने, ठीक है? अभी जाओ। बात घुमाने की कोशिश मत कीजिए छोटी माँ। आहिर की आवाज़ सख्त हो चुकी थी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए मुझे पहले। बताइए, इनाया ऐसा क्यों बोल रही थी? आहिर ने सीधा सवाल किया। अपर्णा ने पल भर को उसकी आंखों में देखा और फिर झूठ का पर्दा ओढ़ लिया। क्या है ये आहिर? उसने आहत होने का नाटक किया। तुम एक पराई लड़की की बातों पर यकीन कर रहे हो और अपनी छोटी माँ पर नहीं। वो लड़की तुम्हें बस फंसा रही थी। उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम, तुम्हारी ताकत चाहिए। उसका तुम्हारे दिल से कोई लेना देना नहीं है बेटा। बस पैसों के लिए तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी वो। उसकी आवाज़ में जहर घुला था। और तुम उस लड़की की बातों में आकर अपने ही परिवार पर शक कर रहे हो। आहिर की भौहें तन गई। उसके सिर में तेज दर्द उठने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग दो हिस्सों में फट गया हो। एक हिस्सा अपर्णा की बातों पर यकीन करना चाहता था और दूसरा इनाय की आंखों में देखे गए उस दर्द को भूल नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। बस, उसने झुंझलाकर कहा और बिना कुछ बोले घर के अंदर की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही अनूप ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा हुआ तुमने बात संभाल ली, वरना आहिर पता नहीं और क्या क्या पूछ बैठता। अपर्णा ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है अनूप कि उस मनहूस लड़की का साया आखिरकार मेरे बच्चे से हट गया। इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। वो लड़की मेरे जेठ और जेठानी को खा गई, इसीलिए अब वो खुद भी दर दर की ठोकरें खा रही होगी। खैर, मर जाए मेरी बला से, पर अब उसके इस घर में या मेरे बेटी की जिंदगी में कोई जगह नहीं हो सकती। मैं उसे अब आहिर के आसपास भी फिरकने नहीं दूंगी। अनूप ने सिर हिलाया। चलो अब अंदर चलते हैं। आहिर ने कुछ खाया नहीं है। बड़े भाई साहब भी सुबह से कहीं गए हैं, लेकिन बाकी सब नाश्ता कर लो अब। वो दोनों घर के अंदर आ गए। उधर सीढ़ियों पर आहिर धीमे धीमे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसका सिर दर्द से फट रहा था और दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। पीछे से अपर्णा की मीठी आवाज आई, आहिर बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने आ जाओ। उसकी बात पर आहिर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके कानों में अब भी एक ही सवाल गूंज रहा था, इनाय ने खुद को मेरी बीवी क्यों कहा था? और उसी सवाल के साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे जहर की तरह फैल रही थी। आहिर कमरे में आया तो कदम रखते ही उसके दिल में एक अजीब सी हुक उठी। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे याद था। ठंडा, डार्क वॉल्स, बिना किसी और की मौजूदगी के। आहिर की अपनी तस्वीरों के अलावा वहाँ न कोई और तस्वीर थी, न किसी लड़की की खुशबू, न कोई ऐसा निशान जो बताए कि यहाँ अभी कोई और भी रह रहा था। फिर भी जैसे दीवारों में कुछ कैद हो, हवा में कुछ अटका हो। हालांकि अपर्णा ने कमरे से इनाय की तस्वीरें, उसके कपड़े सब हटा दिए थे। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आहिर का पहले का कमरा हुआ करता था, पर फिर भी आहिर को ये अपना नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। अब अचानक उसके कानों में कुछ टूटी सी आवाज़ें गूंज उठी, प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आइए। क्यों ना आऊं? आज ही शादी हुई है,
हमारी बीवी हो तुम मेरी। उसका सिर जैसे फटने लगा। उसने झटके से अपना सिर पकड़ा और झुंझुलाते हुए कहा, पहले ही सिर दर्द से हाल बुरा है और अब ये सब, ये आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दे रही है? किसकी आवाज़ है ये? और मुझे क्यों याद आ रहा है? उसे खुद से बड़बड़ाया, जैसा अपने दिमाग से लड़ रहा हो। वो अब गुस्से में वॉशरूम में आया और बेसिन के सामने आके नल चालू किया। उसने ठंडे पानी की चींटी अपने चेहरे पर मारी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और सीधे नाइट स्टैंड का ड्रावर खोला, उसमें से सिगरेट निकाली और उसे जला के उसके कश लेने लगा। पर दिल का भारीपन जरा भी कम नहीं हुआ। वो अब सिगरेट पीता हुआ खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर का माहौल कुछ ज़्यादा ही उदासीन था। हवा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी, जैसे ये मौसम भी उसके अंदर के खालीपन को पहचान रहा हो। उसने खिड़की बंद कर दी, जैसे बाहर की उदासी अंदर आ गई हो, वो बिखर जाएगा। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। वहाँ एक सर्वेंट खड़ी थी। सर, आपको नीचे नाश्ते के लिए बुलाया है। हाँ, जाओ, आ रहा हूँ, उसने थके हुए लहजे में कहा और सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी और वहाँ से नीचे चला गया। नीचे आके वो डाइनिंग टेबल पर बैठा तो अपर्णा ने उसके प्लेट में पराठे सर्व किया और मुस्कुराकर कहा, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, खाकर बताना कैसे बने हैं। आई ने सिर हिलाया और उस पराठे की पहली बाइट ली और अचानक उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसके दिल में जैसे किसी ने प्यार से हाथ फेरा हो। वो स्वाद, वो गर्माहट, वो अपनापन आई के दिल में उतर गया। आंखें बंद किए ही उसने धीमे से कहा, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, सुकून दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाया है। टेबल पर एक पल के लिए खामोशी उतर आई। अपर्णा के होश उड़ गए। आखिर वो पराठे जाने से पहले इन्हें ही तो बना के गई थी। सुहाना ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि क्या ज़रूरत थी ये पराठे यहाँ रखने की। आहिर ने अब आंखें खोलकर अपर्णा को देखा और सीधा सवाल किया, क्या सच में ये पराठे आपने बनाए हैं? उसकी आवाज़ में शक की एक पहली लकीर थी, क्योंकि टेस्ट तो काफ़ी अलग है। अपर्णा ने आवाज़ में चाशनी खोलते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने ही बनाया है। तुम्हें अपनी छोटी माँ पे यकीन नहीं है? आहिर कुछ पल उसे देखता रहा। उसने अपर्णा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उससे नज़रें फेर कर वो चुपचाप खाने लगा। उसकी खामोशी देखकर अपर्णा की मुस्कुराहट गायब हो गई। आहिर का जवाब न देना कहीं इस बात का सबूत तो नहीं था कि उसको अपर्णा पे यकीन नहीं है? ये सवाल उसके दिल को घेरने लगा। आहिर ने अपना खाना खत्म किया और बिना किसी पे ध्यान दिए अपने कमरे में वापस आ गया। उसे न चाहने क्यों किसी से कोई अपनापन फील नहीं हो रहा था। जेडी ने उससे बात करनी चाहिए थी, पर आहिर ने उसकी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में आके उसकी नज़र अचानक सोफे के सामने वाले टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट की तरफ गई। उसमें नाइफ भी था। उसके जहन में कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। एक लड़की जिसने अपने हाथ पर चाकू रखा था, वो बोल रही थी, मैं सच में खुद को ख़त्म कर दूंगी। एक लड़का जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने कहा, कर दो, अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। वैसे भी किसी की जान लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आहिर की सांसें तेज हो गई। अगले ही पल, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान मत लीजिए, उस लड़की की घबराई आवाज़ आई। उसके बाद एकदम बदलती हुई वही आवाज़, अब नरम लेकिन पागलपन से भरी, जिसमें मेरी जान बसती है। मैं उसकी जान ले ही नहीं सकता बेबी। चुप। आहिर ने गुस्से में वो फ्रूट बास्केट फर्श पर फेंक दी और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। उसके सिर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपनी टैबलेट ली और बेड पे आंख बंद करके लेट गया। वो गहरी सांसें लेके खुद को शांत कर रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और सीलिंग को घूरते हुए कहा,
आखिर कौन है ये लड़की जो मेरे ख्यालों में आके मुझे यूं बेचैन कर रही है। आहिर अपने कमरे में था और वो इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। उसका सिर जैसे फटने को तैयार था, इतना दर्द कर रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था। धड़कनों के साथ साथ कोई और भी चीज उसके अंदर धड़क रही थी। एक बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था, कोई अधूरी सी पुकार, किसी का शिद्दत भरा इंतजार। सभी एहसास उसके अंदर धड़क रहे थे। उसके जहन में कुछ पुरानी यादें चल रही थी, जो थी तो उसकी अपनी ही, पर उसे लग रहा था कि किसी और की यादें हैं और बिना किसी वजह के उसके जहन में चल रही हैं। उसकी अपनी ही जिंदगी की तस्वीरें उसे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे किसी और की जिंदगी की झलक हो। खैर, उसने टेबलेट ली ही थी और इस वजह से उसे कुछ ही देर में नींद भी आ गई। नींद तो आ गई, पर नींद में चैन नहीं मिल पाया। उसके ख्यालों में बहुत से सीन चल रहे थे। किसी की आंखें, किसी की आवाज़, एक लड़की और एक लड़का, सब कुछ धुंधला था। उसकी यादों में चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन एहसास बहुत तेज थे। ख्वाबों में भी चैन नहीं था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अचानक आहिर झटके से उठ बैठा। उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही आह, उसने सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में अजीब सी घबराहट थी। जो कुछ भी उसे अभी दिख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फ्रस्ट्रेशन में अपने उसने अब पास में पड़ा वास उठाया और पूरी ताकत से दीवार पे दे मारा। उसने अब तेज आवाज में कहा, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसकी आवाज गुस्से में कांप रही थी। कौन है वो लड़का, कौन है वो लड़की, क्यों मुझे इस तरह जला रहे हैं ये ख्याल। उसने अपने हाथ बालों में उलझा लिए। उसका दिल कर रहा था अपने दिमाग को खींच के बाहर निकाले। नींद तो बहुत पहले भी नहीं आती थी, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया है, जिसके बिना मेरा दिमाग सुकून ही नहीं ले पा रहा। वहीं नीचे हॉल में बैठी अपर्णा और सुहाना ने जैसे ही आहिर की तेज आवाज़ सुनी, वो घबरा गई। दोनों भागते हुए ऊपर आ गई। कमरे की हालत देखकर अपर्णा के होश उड़ गई। फ्रूट बास्केट नीचे पड़ी थी, फ्रूट्स जमीन पे बिखरे थे। दीवार के पास एक वाच टुकड़े में बिखरा था और बीच में आहिर बेड पे सिर पकड़कर बैठा था। अपर्णा जल्दी से आहिर के पास आई और फिक्र भरी आवाज़ में कहा, आहिर बेटा, क्या हो गया है? ये कमरे का हाल कैसा क्यों है और तुम ऐसे क्यों बैठे हो? वो उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी, लेकिन पकड़ पाते उससे पहले ही, मुझसे दूर रहिए। आहिर ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, कोई मेरे पास मत आओ, अकेला छोड़ दो मुझे और सब जाओ यहाँ से। अपर्णा ने परेशानी से कहा, पर आहिर बेटा, मैं ऐसा कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम प्लीज, मैंने कहा ना जाओ। आहिर की आवाज़ फट पड़ी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। फॉर गॉड सेक, लिव मी अलोन, जस्ट गो अवे फ्रॉम मी। उसे इतने गुस्से में देखकर सुहाना डर के मारे वहीं से पलटकर भाग गई। उसे हमेशा से आहिर के गुस्से से डर लगता था, पर अपर्णा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। कमरे में सन्नाटा था, जिसे तोड़ते हुए अपर्णा ने गहरी सांस लेके कहा, ठीक है आहिर, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर अगर तुम मुझे एक बार बताते कि आखिर हुआ क्या है, तुम क्यों इतने परेशान हो, तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। पर छोड़ो, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी कि तभी आहिर ने कहा, रुकिए। अपर्णा के होठों पे स्माइल आ गई। उसने पलटते हुए कहा, हाँ बोलो। आहिर ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, मुझे एक लड़की का ख्याल आ रहा है। उसने उलझन भरी आवाज़ में कहा, वो मेरे ख्यालों में आ रही है, मुझे बेचैन कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कौन है, पर उसका ना होना मेरे सीने में आग लगा रहा है। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच कर कि आखिर वो कौन है
जो बिना नाम के भी मेरी रूह को तड़पा रही है। मैं उसे जानता नहीं हूँ, पर फिर भी वो क्यों मुझे दिखाई दे रही है। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन आही की बातें सुनकर अपर्णा समझ चुकी थी कि खतरा शुरू हो चुका है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी टेबलेट्स दिखाओ। क्यों? आहिर ने सवालिया लहजे में पूछा। क्योंकि हो सकता है टेबलेट की वजह से तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर आ रहा हो, अपर्णा ने कहा। जिस पर आहिर ने बोला, आ भी रहा है तो आपको थोड़ी ना समझेगा छोटी माँ। अपर्णा, हाँ मेरा बच्चा मुझे नहीं समझेगा, पर मैं डॉक्टर को दिखा सकती हूँ ना। दो, मुझे मैं दिखा कर आती हूँ, और तब तक तुम आराम करो। आहिर ऑलरेडी परेशान था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे अपर्णा को अपनी सारी टैबलेट्स दे दी। अपर्णा ने कहा, ठीक है, अब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तुम तब तक आराम करो, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर मत आने देना, ठीक है। आहिर ने सिर हिलाया और आंखें बंद करके वापस बेड पर लेट गया। अपर्णा टेबलेट्स लेके नीचे आई। उसे हॉल में ही सुहाना मिली। उसने कहा, ये टेबलेट्स लेके आप जा कहाँ रही मम्मी जी? अपर्णा, मैं अभी जाके आती हूँ, तब तक तुम आहिर का ख्याल रखो। सुहाना रोक पाती उससे पहले ही अपर्णा जल्दी से चली गई। सुहाना ने सिर हिलाते हुए कहा, इस घर में हो क्या रहा है? सब कुछ बिगड़ गया है, और ये सब उस इनाया की वजह से हो रहा है। ना वो मनहूस लड़की शादी करके इस घर में आती, और ना ही हमारे घर की सुख शांति बिखरती। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं अपर्णा इस वक्त हॉस्पिटल में थी। वो डॉक्टर के सामने बैठी उन्हें सारी टेबलेट्स दिखा रही थी। डॉक्टर ने सब टेबलेट्स देखते हुए कहा, ये बाकी की तो ठीक है, पर ये 2 टेबलेट्स याददाश्त वापस आने के लिए है। अभी कोर्स शुरू ही हुआ है, इसलिए उन्हें बस सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, पर जैसे ही महीना बीत जाएगा उन्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर अपर्णा हैरान रह गई। उसने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, उसे कुछ याद नहीं आना चाहिए। उसने याददाश्त जाने के बाद इनाया को देखा था। ऐसे में उसे थोड़ा ही उसका चेहरा याद आया तो समझ जाएगा कि वो लड़की इनाया ही है जो उसके ख्यालों में आ रही है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आहिर को कभी कुछ याद आना आए। उसने मन ही मन फैसला कर लिया और डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर, याददाश्त लौट आने की बजाय याददाश्त कभी आए ही ना, ऐसी टेबलेट्स दीजिए। डॉक्टर हैरान रह गए, पर ऐसी टेबलेट्स दिमाग के लिए ठीक नहीं होती। हो सकता है उन्हें कभी कुछ याद ही ना आए। अपर्णा, मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे कभी कुछ याद ही ना आए, इसीलिए आप दीजिए वही टेबलेट्स। लेकिन डॉक्टर ने मना करना चाहा तो अपर्णा ने सख्त आवाज़ में कहा, आप अपर्णा शेखावत को मना करने के बारे में सोच रहे हैं डॉक्टर? उसकी बात सुनकर अब वो डॉक्टर खामोश हो गए और उसे चुपचाप उन टेबलेट्स का नाम लिख कर दिया जिसे लेने से याददाश्त कभी वापस नहीं आती। अपर्णा डॉक्टर से टेबलेट्स लेके घर वापस आ गई। वो आहिर के कमरे में आई तो देखा आहिर बालकनी में खड़ा एकटक आसमान को देख रहा था। उसके हाथों में सिगरेट थी जिसके वो कश ले रहा था। अपर्णा उसके पास आई और प्यार से कहा, आहिर बेटा, अभी भी इतने बड़े हादसे से उभरे हो, ऐसे में ये सब तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों स्मोकिंग कर रहे हो? आहिर ने नजरें आसमान से हटाई नहीं। ऐसे ही छोटी माँ, आप जानते हैं ना, मैं बिना स्मोकिंग या ड्रिंक के रह नहीं सकता। अपर्णा ने सिर हिलाया। तुम्हें तो बस जानकी दीदी ही रोक सकती हैं, पर फिलहाल तो वो खुद ही इस हालत में नहीं है कि किसी पे ध्यान दे पाए। खैर, ये लो इन टैबलेट से अब तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होगी, न तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होगा। अब तुम्हें कोई अननेसेसरी थॉट नहीं आएंगे। आहिर ने बिना कुछ पूछे उसके हाथ से वो टेबलेट ली। थैंक यू छोटी माँ, अब आप जाइए,
मुझे कुछ देर अकेले रहना है। अपर्णा ने उसे एक पल देखा, फिर चुपचाप बाहर आ गई। कमरे के बाहर आते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, अब तुम्हें वो मनहूस लड़की कभी याद नहीं आएगी आहिर। अब मैं ऐसी टेबलेट लेकर आई हूँ कि आज तुमने सुबह उस इनाय को देखा था, वो तक भूल जाओगे तुम। तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि एक्सीडेंट के बाद तुम कभी उस इनाय से मिले भी थे। वो सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में पहुंची, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख उसके कदम ठिठक गए। उसके बेड पर लीजा बैठी हुई थी। ये देखकर अपर्णा की नज़रें सर्द हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठो मेरे बेड से। लीजा बिना अपनी जगह से हिली बोली। आप शायद भूल रही हैं कि आपने मुझे और मेरे डैड को एक वादा किया है। ये सुनते ही अपर्णा को कुछ याद आया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैंने किया था वादा, पर अब उस वादे के चक्कर में तुम और तुम्हारा बाप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगी भी, पर उसके लिए पहले आहिर का ठीक होना ज़रूरी है। मैं ऐसे कैसे उसे तुम दोनों की शादी के लिए कन्विंस करूं? थोड़ा टाइम दे दो उसे ठीक होने में, फिर कुछ बात बनेगी। लीसा की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से में कहा, याद रहे अगर मेरी शादी आहिर से नहीं हुई तो मैं पूरे घर वालों को बता दूंगी जो भी आपने और आपके पति ने इस परिवार के साथ किया है। मेरे पास आपके सारे कारनामों का ठोस सबूत है, इसीलिए मेरे साथ चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत। अपर्णा का गला सूख गया। उसने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाई। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी लीजा बेटा? उसका लहजा अचानक मुलायम हो गया। उसने चाशनी खोलते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी और शाहिर की शादी ज़रूर होगी, और ये शादी मैं खुद करवाऊंगी। बस मुझे थोड़ा समय दो। देखना मैं आहिर की शादी के लिए मना लूंगी। लीसा उठ खड़ी हुई। हाँ, जितनी जल्दी हो सके मना लेना, वरना आपका असली चेहरा बाहर लाने में मुझे ज़रा भी समय नहीं लगेगा। लीसा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अपर्णा बिस्तर पर बैठ गई और अपने माथे पे आया पसीना साफ करते हुए कहा, मुझे इस लीजा और जेडी पे नज़र रखनी होगी। ये लोग मुझे कहीं का ना छोड़े, उससे पहले ही मुझे इनके पास मौजूद सारे सबूत मिटाने होंगे। वो अब दिमाग चलाने लगी कि कैसे लीजा और जेडी के पास मौजूद सबूत को मिटा सके। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही अपर्णा ने कहा, काम हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई, वो लड़की अभी तक मंदिर से बाहर निकली ही नहीं है। कहाँ से काम होगा? अपर्णा, ठीक है, उस पर नज़र रखना। जैसे ही मंदिर से बाहर आए उसे अपने ट्रक से उड़ा दो, और उसे उड़ाते ही ट्रक लेकर भाग जाओ। किसी की पकड़ में मत आना। जी मैडम, उस आदमी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अपर्णा आराम से बेड पर बैठ गई। अब उस इनाया का किस्सा भी हमेशा के लिए ख़त्म। गुड बाय इनाया बहू। वो शैतानों की तरह हंसने लगी। दिन से रात हो चुकी थी। सबने नीचे साथ ही डिनर किया था, पर आहिर ने अपना डिनर अपने कमरे में ही मंगवा लिया। उसने बहुत कम खाया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि टेबलेट्स लेनी थी जो उसे अपर्णा ने दी थी। बाकी सब तो सो चुके थे, पर आहिर की आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी तरफ रात के 12 बजे जानकी जी के कमरे का दरवाज़ा बेहद धीरे से खुला। एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर पड़ने लगी, फिर बेहद धीमे कदमों की आहट हुई। आहिद अंदर आ चुका था। उसे देखते ही समझ आ रहा था कि वो कितना टूट चुका है। जिस्म से नहीं, मन से। चेहरे पर थकान की लकीरें थी, जैसे अंदर कुछ लगातार उसे खा जा रहा हो। ऐसे वक्त में इंसान को किसी अपने की पनाह चाहिए होती है, और वो अपनापन, वो सच्चा प्यार उसे कभी अपर्णा से महसूस नहीं होता था। बचपन से उसे माँ का सच्चा प्यार, अपनापन बस जानकी जी ने ही दिया था, इसीलिए वो उन्हीं से ज़्यादा क्लोज था। आहिर की नज़र उस बिस्तर पर पड़ी जहाँ जानकी जी लेटी थी, मशीन पर चलती। उनकी धड़कनों की नियमित बीप पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर आवाज़ उसके दिल पर दस्तक जैसी लग रही थी। वो धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ उनके पास आया
और बेड के किनारे बैठ गया। वो कुछ पल तक बस खामोशी से उन्हें देखता रहा। जिस चेहरे पर हमेशा रुतबे, गरिमा और मर्यादा की चमक रहती थी, आज वही चेहरा पीला पड़ चुका था। वो शख्सियत जो पूरे घर को एक धागे में पिरोकर रखती थी, आज खुद इतनी बेजान से लग रही थी। आय ने धीरे से उनके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। आप कब ठीक होंगी बड़ी माँ? उसकी आवाज़ भर आई थी। आपको पता है, आज मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं क्यों बड़ी माँ, आज सुबह से मेरा दिल कहीं लग ही नहीं रहा। एक अजीब सा खालीपन छाया हुआ है मन में। अंदर एक अजीब सी खलिश महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ तो है जो मेरा है पर मेरे पास नहीं है। मेरा सुकून, मेरा चैन, सब कुछ जैसे मुझसे रूठ चुके हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जिंदगी इतनी बेरहम तो कभी नहीं थी, फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ छूट चुका है। ये घर भी आपके बिना घर नहीं लग रहा बड़ी माँ। ऐसे लग रहा है जैसे किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। आपने जिस घर को अपनी ममता से, प्यार भरी शक्ति से एक साथ बांध के रखा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपका परिवार बिखर गया है। उसने एक गहरी सांस ली। मैं आपके बिना इस घर में एक पल भी सांस नहीं ले सकता। आप जानती हैं ना, बचपन से मैं आपके बिना कभी इस घर में रहा नहीं, इसीलिए अब मैंने एक फैसला किया है। उसकी आवाज़ में शक्ति छा गई। मैं यहाँ नहीं रहूँगा अब बड़ी माँ। मैं आज और अभी इस वक्त घर से जा रहा हूँ। बड़े पापा को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अब आपको भी बता रहा हूँ। उसने उसकी कस के जानकी जी का हाथ पकड़ा। आप ठीक होती तो ज़रूर मुझे रोक लेती, लेकिन खैर डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और आपके ठीक होते ही मैं आपके पास आऊँगा। कहते हुए उसने प्यार से उसके हाथ को चूम लिया। उसने उनका हाथ आहिस्ता से बेड पे रखा और धीरे से उठकर खड़ा हुआ। एक आखिरी नज़र उन पर डाली और फिर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। तो दोस्तों, आज यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। इसका अगला सेशन देखने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।